हेलो दोस्तों, व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स ड्रामे की एपिसोड 2 की स्टार्टिंग ग्वानसिक से होती है, जो अपना काम खत्म करने के बाद एसुन के शूज लेकर उसके पास पहुंचता है और उसको शूज पहनाता है। एसुन उसे कहती है कि मैं एक हानियो ड्राइवर की बेटी हूं और तुम एक फिश मर्चेंट के बेटे हो। तुम कहीं के राजकुमार तो हो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर वाले हमेशा मुझे बुरा भला कहते रहते हैं। इस पर ग्वानसिक उसे कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो दोनों वहाँ से समुद्र किनारे पहुँच जाते हैं। एसुन ने सर्दी की वजह से अपना हाथ ग्वानसिक की पॉकेट में रखा हुआ था। एसुन उसे कहती है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें प्यार हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए रहती हूँ ताकि थोड़ा बहुत बिजनेस सीख सकूं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे हस्बैंड ढूंढने की जल्दी है। मैं तुमसे शादी तो कभी भी नहीं करूंगी। मैं भला एक आइलैंड के रहने वाले से शादी क्यों करूंगी, जबकि मैं तो सोल की रहने वाली हूँ। जिस पर ग्वानसिक कहता है कि सोल की नहीं, तुम्हारे अंकल की दुकान ग्योंगजू में थी। जिस पर एसुन कहती है कि ग्योंगजू और सोल में ज्यादा फासला तो नहीं है, और फिर समुद्र की तरफ देखते हुए कहती है कि ये समुद्र मेरे माँ बाप को खा गया। इसकी लहरों से मुझे दहशत होती है। मैं जहाँ तो कभी भी नहीं रहने वाली, बल्कि मैं तो किसी सोल के रहने वाले से शादी करूंगी। और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि खास तौर पर उससे तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी पोइट्री भी नहीं आती। ग्वानसिक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। तो एसुन उसे कहती है कि तुम आखिर कुछ कह क्यों नहीं रहे, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी स्टैचू से बात कर रही हूँ। तो ग्वानसिक उसे कहता है कि फिर मेरी पॉकेट से अपना हाथ निकाल लो और जाकर किसी सोल में रहने वाले की पॉकेट में डालो। और इसके इस जवाब पर तो एसुन उसे देख कर ही रह जाती है। ग्वानसिक की दादी और उसकी माँ उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेती है। ग्वानसिक की दादी अपनी बहू से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उन दोनों के साथ में घूमने फिरने पर कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा है तो अपना बेटा तुम मुझसे ही दे दो। तो उसकी बहू कहती है कि माँ, आपको पता तो है मैं आपके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। तो ग्वानसिक की दादी अपनी बहू से कहती है कि उन दोनों पर नजर रखा करो, कहीं ऐसा न हो कि किसी रात वो दोनों भाग जाएं, जैसे तुम मेरे बेटे के साथ भागी थी। वैसे भी इस खानदान के लड़के लड़कियों को देखकर पागल हो जाते हैं। तो ग्वानसिक की मॉम कहती है कि ग्वानसिक अभी जवान है, वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम घूमेंगे फिरेंगे और फिर दोनों मूव ऑन कर जाएंगे। वैसे भी ग्वानसिक बेकारियों पर तरस तो खाता है, मगर उन्हें घर पर लेकर नहीं आता। उधर एसुन और ग्वानसिक खेतों में पहुंच जाते हैं। एसुन ग्वानसिक के हाथ में बहुत सारी मछलियां देखकर कहती है कि हम तो बहुत ही लकी हैं जिन्हें फ्री में इतनी सारी मछलियां मिल जाती हैं। वैसे अगर तुम हम पर तरस नहीं खाते तो हमारा क्या ही होता। तो ग्वानसिक कहता है कि अगर मुझे किसी पर तरस खाकर उसे खाना खिलाना होता तो मैं भिखारी को खिलाता। तो एसुन कहती है कि स्कूल में भी तो तुम मुझे अपने बचे हुए मिल्क और ब्रेड दे दिया करते थे। ग्वानसिक कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं पिछले 10 साल से तुम पर तरस खाकर तुम्हें मछलियां देते आया हूँ। एसुन कहती है अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है, फिर आज मुझे बता ही दो कि ऐसा तुम क्यों करते रहे हो। तो ग्वानसिक इधर उधर देखने लगता है। तो एसुन उससे कहती है कि तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, और तभी ग्वानसिक एसुन को किस कर लेता है और फिर कहता है कि अगर मैं तुम्हें बेकारी समझता तो तुम्हें किस करता क्या। एसुन कहती है कि तुमने तो मेरे नाक पर किस कर ली, ये कोई तरीका अपने प्यार का इजहार करने का। तो ग्वानसिक उसे कहता है कि मैं अपनी दादी के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एसुन जो किस वाली बात पर पहले ही एम्बेरस थी, कुछ कहने ही लगती है। तो ग्वानसिक उसे चुप करा देता है और कहता है कि तुम हमेशा अपनी ही सुनाती रहती हो, मेरी तो कभी सुनती नहीं हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो फिर हमेशा अपना हाथ मेरी पॉकेट में क्यों रखती हो, और तुम्हारे होंठ हमेशा इतने ग्लोसी क्यों रहते हैं। जिस पर एसुन कह ही देती है कि मैंने लिपस्टिक लगाई है तुम्हारे लिए। ये सुनकर ग्वानसिक तो शॉक्ड ही रह जाता है। तो एसुन उसे कहती है कि मैं इन सब के लिए तब से ही रेडी थी जब मैं 14 साल की थी। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और फिर कहानी 1993 में पहुंच जाती है, जहां पर हम मिडिल एज की एसुन को देखते हैं, जिसके बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके थे। एसुन टीवी देख रही होती है, तब उसकी बेटी उससे पूछती है कि मॉम, क्या डैड आपका पहला प्यार थे? तो एसुन कहती है कि मुझे पता नहीं। और तभी उसकी बेटी पूछती है कि मॉम, फिर आपको अपनी पहली किस तो याद ही होगी। ये सुनकर एसुन का बेटा अपनी बहन से कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, अपनी मॉम से भला ऐसे सवाल कौन पूछता है। और तभी एक लड़की और एसुन के हस्बैंड घर पहुंच जाते हैं। तो एसुन उठकर उनके लिए खाना बनाने लगती है, और खाना बनाते हुए वो सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन स्प्रिंग सीजन है तो मैं उसको और अच्छे से जीती। और कहानी फिर से वही पास्ट में पहुंच जाती है। किस करने के बाद भी एसुन ग्वानसिक से कहती है कि मैं तुमसे अभी भी शादी नहीं करूंगी। ग्वानसिक काफी नर्वस हो रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार नीचे भी गिर रहा था। और फिर वो एसुन से कहता है कि मुझे लगता है आज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ थी। और फिर दोनों घर के लिए चल देते हैं। और फिर एसुन खुशी खुशी डांस करते हुए अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसका भाई उसे ऐसे डांस करते देखकर हैरान रह जाता है। एसुन आकर अपनी बहन को ढूंढने लगती है, पर जैसे ही वो कबर्ड खोलती है तो वहाँ वो अपने स्टेप डैड और उनकी सेकंड वाइफ को देखकर हैरान रह जाती है। और फिर रात को एसुन अपने स्टेप डैड और उसकी वाइफ की बातें सुन रही होती है, जो अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि भला मैं तुम्हारी मरी हुई बीवी के बच्चों की देखभाल क्यों करूं, मैं कोई नुकरानी तो नहीं हूं। और फिर हम एसुन को उसकी दादी के घर पर देखते हैं। एसुन की दादी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है। तो एसुन के अंकल उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम अभी तक अपनी उस फैमिली की केयर करती आई हो और अब मुंह उठाकर हमारे पास आ गई हो। एसुन की दादी उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में काला जाना चाहती हो। ये सुनकर एसुन के अंकल तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब अपनी सारी सेविंग्स इसे मत दे देना, हमारी कंडीशन तो पहले ही बहुत बुरी है। और फिर हम एसुन के अपनी दादी के घर जाने से पहले
का सीन देखते हैं जहाँ पर एसुन के स्टेप डैड की वाइफ मिनोक उसकी माँ की तस्वीर को उतार देती है। तो एसुन काफी हंगामा करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नीचे उतारने की। तो एसुन अपने बहन भाइयों से कहती है कि जब ये माँ की तस्वीर उतार रही थी तो तुम लोग कहाँ पर थे, और उनके हाथों में आइसक्रीम देखकर कहती है कि तुम लोग एक आइसक्रीम पर ही बिक गए क्या। जिस पर मिनोक अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो ये हमारी फैमिली को डिवाइड कर रही है, आखिर तुम कुछ कहते क्यों नहीं। तो एसुन का स्टेप डैड अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें 4 नहीं बल्कि 5 आइसक्रीम लेकर आनी चाहिए थी ताकि एक एसुन को भी दे सको। तो मिनोक कहती है कि भला मैं अपने हस्बैंड की पहली वाइफ की बेटी को क्यों खिलाऊं। तो एसुन अपने स्टेप डैड से कहती है कि बस बहुत हो गया, आप मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं जहाँ से जाऊं। जिस पर मिनोक अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने इस बच्चे से भी पैसे लिए हैं। एसुन अपने स्टेप डैड से कहती है कि तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी तो तुम मेरे कॉलेज की फीस अदा करोगे। मैंने ना सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखा है बल्कि तुम्हारी कैबेज भी बेची है, इसलिए मेरे पैसे दो ताकि मैं जहाँ से जाऊँ। तो मिनोक उसे कहती है कि तुम्हारे बाप के पास तो अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं है, वो तुम्हें कहाँ से देगा, इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, इसलिए तुम्हें अपने लिए जो भी करना है खुद ही करना है। इसीलिए एसुन अपनी दादी के घर आ गई थी। और फिर कुछ महीनों बाद एसुन का अंकल एसुन से कहता है कि तुम बुसान जाकर फैक्ट्री में काम करो और अगर तुम वहाँ दिन रात कुत्तों की तरह काम करोगी तो वो तुम्हें अच्छे पैसे भी दे देंगे। एसुन अपने अंकल की बातें सुनकर काफी सैड होती है और कहती है कि माँ ठीक ही कहती थी कि जीजू में एक लड़की पैदा होने से बेहतर है कि कोई गाय भैंस बनकर पैदा हो जाओ। और फिर अपने अंकल को बोलती है कि मैं इस फैक्ट्री में काम नहीं करूंगी। तो उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम काम नहीं करोगी तो फिर क्या इसे इतने छोटे से घर में हमारे साथ रहोगी। तो एसुन कहती है कि अगर मैं ऐसे ही कुत्तों की तरह जिंदगी जीती रहूंगी तो मेरी माँ को बहुत दुख होगा। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी माँ तो जा चुकी है, इसलिए अपनी माँ की कही हुई बातों की फिक्र ना करो बल्कि अपनी फिक्र करो, तुम्हें अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। और फिर एसुन रोते हुए ग्वानसिक के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, क्या तुम अपनी दादी से मेरे लिए लड़ पाओगे। तो ग्वानसिक उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। एसुन उसे बताती है कि मेरे पास अब कोई भी घर नहीं है, बस एक तुम ही हो जिसे मेरी फिक्र है, और बैठकर रोने लगती है। तो ग्वानसिक एसुन को उसकी फेवरेट पोएट्री सुनाने लगता है जो कि कुछ इस तरह थी। खामोशी की भी अपनी एक जुबान होती है, मोहब्बत की भी अपनी एक पहचान होती है, मोहब्बत आदत नहीं इबादत होती है, सच्चा प्यार लहरों की तरह चंचल नहीं होता, जो आसानी से जुड़ जाए वो दिल ही नहीं होता, वो प्यार करने के काबिल ही नहीं होता। ग्वानसिक को पोएट्री सुनाते देखकर एसुन को अपनी कही हुई बात याद आती है जब उसने ग्वानसिक से कहा था कि वो उस लड़के से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी जिसे पोएट्री भी नहीं आती। तो फिर एसुन ग्वानसिक से कहती है कि क्या हुआ अगर तुम्हें थोड़ी बहुत पोएट्री आती है। तो एसुन रोते हुए से कहती है कि मेरे कॉलेज जाने का क्या, मेरे पोएट बनने के सपने का क्या। ग्वानसिक एसुन से बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं दे सकता लेकिन तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो एसुन रोते हुए उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम आखिर मेरा दिल रखने के लिए ही कह देते कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, आखिर मैं तुम्हारे जैसे लड़के के साथ कैसे रहूंगी। तो ग्वानसिक एसुन को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकता। एक दिन ग्वानसिक अपने घर से अपना सामान लेकर निकलता है, उधर एसुन भी अपनी स्टेप मॉम का ड्रेस पहनकर अपना सामान लेकर घर से भागने लगती है। तो उसके छोटे बहन भाई उसे देख लेते हैं और फिर एक जगह पहुंचकर ग्वानसिक और एसुन अपनी ज्वेलरी को संभाल कर अपने बैग में रखते हैं। एसुन ने अपने बैग में अपनी मॉम की फोटो भी रखी हुई थी। एसुन ग्वानसिक को बोलती है कि अगर हम एक बार जीजू से निकल गए तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे और हमें हमेशा एक साथ ही रहना होगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी वापस जा सकते हो। ग्वानसिक एसुन का मेकअप हटाने लगता है, उसे बोलता है कि मैं अपने 19 सालों की जिंदगी में कभी आज तक इतना खुश नहीं हुआ जितना आज हूँ। और फिर वो उसे किस कर लेता है और फिर वो दोनों जेजू से भागने के लिए एक शिप पर सवार हो जाते हैं जहाँ पर एक आदमी उनसे आईडी दिखाने को कहता है। उन दोनों के पास आईडी नहीं थी इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तो वो आदमी उनसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम लोग माइनर हो और ना ही तुम लोगों के पास आईडी है, बल्कि यूँ लगता है कि तुम लोग घर से भागे हुए हो। ग्वानसिक जो पहले ही डरा हुआ था वो उस आदमी का मुंह बंद करवाने के लिए उसे एक रिंग देने ही वाला होता है कि एसुन उसे रोक देती है और हिम्मत करके उस आदमी से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें आईडी से इतना ही मसला हो रहा है तो फिर हमें पानी में फेंक दो। एसुन को देखकर ग्वानसिक में भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है तो वो भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो वो आदमी उनसे कहता है कि आखिर तुम दोनों इतना अकड़ क्यों रहे हो, आखिर तुम लोग हो कौन। पर एसुन डरते हुए उसे कहती है कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, भला माइनर्स भी शादी करते हैं क्या, हम दोनों अडल्ट हैं। और फिर ग्वानसिक का हाथ पकड़कर उसे दूसरी साइड पर ले जाती है और फिर वो दोनों बुसान पहुंच जाते हैं जहाँ पर एसुन और ग्वानसिक अपनी लाई हुई ज्वेलरी को बेचने के लिए एक शॉप पर जाते हैं। शॉप ओनर इतनी सारी ज्वेलरी को देखकर उन्हें अजीब नजर से देखती है और उनसे उनकी आईडी मांगती है। तो एसुन कहती है कि हमारे पास आईडी नहीं है, हम तो गरीब बूढ़ा है। जिस पर शॉप ओनर कहती है कि मुझे पता था तुम लोग यही कहोगे, अब मुझे सच सच बताओ तुम लोग चोर हो ना, तुम लोगों ने जो सामान चोरी किया है ना। तो ग्वानसिक उसे सच बता ही देता है कि हम दोनों घर से भागे हैं और एसुन सच बताने पर ग्वानसिक के हाथ से अपना हाथ निकाल लेती है और फिर वो दोनों एक होटल में पहुंचते हैं। एसुन उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारे वॉलेट्स चोरी हो गए हैं, हमारे पास कोई भी आईडी नहीं है, और उसे एक रिंग देते हुए कहती है कि क्या आप हमें एक रूम रेंट पर दे सकते हो। इतने में होटल ओनर की वाइफ भी आ जाती है और उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों की नई शादी हुई है, तुम लोग जहाँ पर हनीमून के लिए आए हो। एसुन हाँ कह देती है तो वो उनको रूम की चाबी दे देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, बिल सुबह दे देना। ये सुनकर ग्वानसिक थोड़ा हैरान होता है। वो औरत कहती है कि कोई बात नहीं, बुसान के रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और फिर वो दोनों रूम में आ जाते हैं जहाँ पर एसुन ग्वानसिक को बोलती है कि तुमने आकर अपनी दादी से हमारे बारे में बात क्यों नहीं की, क्या तुम इतना डरते हो उनसे। ग्वानसिक कहता है कि मैं उनसे डरता नहीं हूँ, बस मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि वो तुम्हें परेशान करेंगी। तो
फिर एसुन ग्वानसिक को बोलती है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा कि तुम्हें मेरी वजह से अपनी रनिंग छोड़नी पड़ी। तो ग्वानसिक उसे कहता है कि मैं रनिंग में इतना अच्छा नहीं था, मैं तो बस वहाँ दूध और ब्रेड खाने जाता था। एसुन ग्वानसिक को बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम जैसे लल्लू से शादी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, चाहे हमें फाके भी करने पड़े, पर तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। और फिर ग्वानसिक अपना बिस्तर एसुन के बिस्तर से थोड़े फासले पर लगाता है। ये देखकर एसुन ग्वानसिक को कहती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, पर लग तो नहीं रहा। उधर एसुन का स्टेप डैड अपनी वाइफ मिनोक से कहता है कि वो तुम्हारा सारा जेवर लेगी और साथ में तुम्हारा येलो ड्रेस भी लेगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में ग्वानसिक की मोम भी उनके घर पहुंच जाती है और मिनोक से कहती है कि तुम मुझे इस पेपर पर लिख कर दो कि आखिर एसुन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे और वो तुम्हारा क्या कुछ लेकर गई है। मिनोक ग्वानसिक की मोम को कहती है वैसे मुझे नहीं याद कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। मिनोक जानबूझकर उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। उधर होटल की मालकिन एसुन और ग्वानसिक के लिए खाना लेकर आ जाती है और साथ में ड्रिंक भी ले आती है और कहती है कि बुसान वालों का दिल तो बहुत बड़ा है। एसुन ग्वानसिक से कहती है कि क्या सच में ये सब कुछ फ्री है। ग्वानसिक भी उसे यही बात कहता है कि बुसान वालों का दिल बहुत बड़ा है और वो लेडी उनको खूब अच्छे से एंजॉय करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर ग्वानसिक की मोम उन दोनों को ढूंढने के लिए जेजू आइलैंड से निकल पड़ती है। अगली सुबह जब एसुन नींद से जागती है तो ग्वानसिक कहीं बाहर से आता है और वो अपने कोट में अपने वॉलेट को छुपा कर रख लेता है। इतने में रूम के दरवाजे के नीचे से एक बिल अंदर आता है जिसमें रूम के रेंट के साथ साथ खाने का बिल भी शामिल था। ये देखकर ग्वानसिक तो हैरान रह जाता है और सोचता है कि उस लेडी ने तो कहा था कि ये सब फ्री में है। तभी ग्वानसिक को अपने सामान का ख्याल आता है तो वो कमरे में इधर उधर अपना सामान ढूंढने लगता है। ग्वानसिक कहता है कि हमारा सामान कहाँ गया है और फिर वो दोनों नीचे आकर होटल के मालिक से पूछते हैं कि क्या होटल में चोरी हुई है, हमारा सामान नहीं मिल रहा। तो होटल का मालिक उन्हें कहता है कि तुम लोग नौटंकी बंद करो और चुपचाप कमरे का रेंट अदा करो। तो ग्वानसिक उसे कहता है फिर तुम अपनी वाइफ से पूछ लो क्या उसने कुछ देखा है। इतने में होटल ओनर की वाइफ भी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैंने तो तुम लोगों के पास कोई भी सामान नहीं देखा था, तुम लोग तो यहाँ पर खाली हाथ ही आए थे। और फिर वो अपनी बेटी से भी पूछती है कि बेटा क्या तुमने इनके पास कुछ सामान देखा था। तो बेटी भी अपनी माँ की जुबान बोलते हुए कहती है कि मैंने तो इनके पास कुछ भी नहीं देखा था। ग्वानसिक और एसुन काफी हंगामा मचाते हैं कि हमारा सामान चोरी हो गया है, लेकिन होटल ओनर तो किसी भी तरीके से मानता ही नहीं है। और होटल ओनर की वाइफ कहती है कि चलो हम पुलिस को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये दोनों माइनर है और घर से भागे हुए हैं। पुलिस का नाम सुनकर ग्वानसिक और एसुन चुप हो जाते हैं। उधर ग्वानसिक की मोम बुसान के पुलिस स्टेशन में उन दोनों को मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाती है। उधर होटल की मालकिन उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों शादीशुदा हो क्या, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, मैं तो तुम दोनों को देखते ही पहचान गई थी। तो एसुन उसे कहती है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं थे तो तुम दोनों ने हमें रूम रेंट पे क्यों दिया था। इतने में होटल का मालिक भी आ जाता है और कहता है कि अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा और उनको बोलता है कि आने दो अपने माँ बाप को जेजू से, अब वही तुम्हारी खबर लेंगे। ये सुनकर ग्वानसिक उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम जेजू से आए हैं, तुमने हमारे सामान में हमारे बोर्डिंग पास देखे हैं। तो एसुन रोते हुए कहती है कि मुझे मेरा सामान वापस चाहिए, उसमें मेरी माँ की फोटो थी। ग्वानसिक उनको बोलता है कि तुम दोनों ने पहले हमें अपनी मीठी बातों में फंसाया और फिर हमारा सामान चोरी कर लिया, चोर कहीं के। होटल की मालकिन कहती है कि तुम दोनों के पास कोई भी सबूत नहीं है कि हमने तुम्हारा सामान चुराया है, चुपचाप जहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें भी बेच देंगे। और फिर वो दोनों परेशान से होटल के बाहर ही बैठ जाते हैं। तो एसुन ग्वानसिक से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, मेरे पास तो वो माँ की अकेली ही फोटो थी और हमारा सोने का मेंढक भी चला गया, हमें फ्री की चीजें लेने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था। अब तो हम उस स्टोरी के बच्चों के जैसे हैं जिन्हें एक चुड़ैल चॉकलेट्स का लालच देकर किडनैप कर लेती है। उन बच्चों को क्या पता था कि वो चुड़ैल बाद में उन्हें ही खा जाएगी। तो एसुन कहती है कि मुझे लगता था कि वो बच्चे ही सबसे ज्यादा बेवकूफ है, पर मुझे क्या पता था कि हम दोनों उससे भी ज्यादा बेवकूफ हैं। तो ग्वानसिक उससे पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ। तो एसुन उसे बताती है कि उन बच्चों ने हिम्मत करके उस चुड़ैल को भट्टी में जला दिया और जैसा बताते हुए एसुन के माइंड में भी यही सब चल रहा होता है। और तभी वो देखते हैं कि होटल में एक नई कस्टमर जा रही है। रात को होटल की मालकिन उस कस्टमर को भी फ्री में खाना और ड्रिंक देती है। एसुन और ग्वानसिक दीवार फैलाकर होटल के अंदर पहुंच जाते हैं और किसी तरह उस कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं कि जहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं है, तुम लाइट बंद मत करना, अगर तुम सो गई तो वो तुम्हारा सामान लूट लेंगे, जैसे उन्होंने हमारा सामान लूट लिया था। उधर होटल की मालकिन सारी रात उस रूम की लाइट बंद होने का इंतजार करती रहती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे लगता है कि आज तो हमें खाली हाथ ही सोना पड़ेगा, आज हमारी कोई भी कमाई नहीं होगी। उधर एसुन और ग्वानसिक खाना खाते हुए प्लान बनाते हैं। एसुन ग्वानसिक को बोलती है कि सबसे पहले वो सोने का मेंढक और मेरी माँ की फोटो लेनी है और फिर हम अपना सामान ढूंढेंगे, अगर हमें हमारा सामान नहीं मिला तो हम उनका सामान ही चुरा लेंगे। ग्वानसिक तो बहुत ज्यादा नर्वस था, तो एसुन उसे समझाते हुए कहती है कि हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना सामान वापस ले रहे हैं, वैसे भी गलत लोगों के साथ तो गलत करना ही पड़ता है। लेकिन ग्वानसिक तो वैसे ही कांपता रहता है। तो एसुन उसे समझाते हुए कहती है कि तुम तो अपने घर के मर्द हो और उसे जानू कहकर बुलाती है, जिस पर ग्वानसिक में थोड़ी हिम्मत आती है और फिर वो दोनों उनके रूम में आकर अपना सामान ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें उनका सामान नहीं मिलता तो ग्वानसिक उनका कैश बॉक्स ही उठा लेता है। एसुन जब सामान उठाकर बाहर आने लगती है तो तभी उसकी नजर अपनी हेयर पिन पर पड़ती है जो होटल मालिक की बेटी ने लगा रखी थी। तो एसुन वो अपनी पिन उतारने लगती है। ग्वानसिक उसे कहता भी है कि एसुन इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरी ले दूंगा, लेकिन एसुन अपनी वो हेयर पिन उतारने लगती है कि तभी उस बच्ची की आंख खुल जाती है और वो शोर मचाकर अपने पेरेंट्स को भी जगा देती है। एसुन और ग्वानसिक दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन होटल मालिक एसुन को पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और उसका गला पकड़ लेती है और ग्वानसिक को बोलती है कि हमारा कैश बॉक्स वापस
वापस करो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगी। एसुन ग्वानसी को वहाँ से भाग जाने का कहती है। पहले तो ग्वानसी को कुछ समझ ही नहीं आता, पर फिर वो थोड़ा पीछे होता है और कैश बॉक्स नहीं फेंक देता है और भागकर होटल मालक की तरफ आता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है। उधर एसुन भी उस औरत के बाल खींचकर उसके सर में अपना सर मारती है और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।